हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th के मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन तो पहले ही करवा दिया गया है, चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए। वहाँ पे इंग्लिश को 12th का प्लेलिस्ट बना हुआ है, साथ ही साथ मॉडल पेपर का बना हुआ है। तो उसमें आपका मॉडल पेपर का सोल्यूशन डाला हुआ है। नोटिस का वीडियो तो पहले ही डाल दिया गया था, लेकिन आज हम लोग जो कंप्लीट वीडियो करने वाले हैं, दैट मीन्स पूरा क्वेश्चन, केवल पैसेज को छोड़कर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, स्किप नहीं कीजिए, एकदम अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन सबसे पहला हमारा है नोटिस का। नोटिस में क्वेश्चन क्या है? यू आर विराट या अद्विका द हेड बॉय या गर्ल ऑफ SS2 प्लस हाई स्कूल सिली। कि आप विराट या अद्विका हैं, हेड बॉय या तो हेड गर्ल है कहाँ के? SS+2 हाई स्कूल सिली के। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ टूर टू नेत्रहाट। आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है क्या? एक टूर, कहाँ के लिए? नेत्रहाट के लिए। राइट अ नोटिस इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू गो द टूर इन नॉट मोर देन 51। तो कह रहा है कि आपको एक नोटिस लिखना है और स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना कि जो लोग विलिंग है, विलिंग का मतलब इच्छुक है, किसमें? टूर पे जाने के लिए। तो कह रहा है कि वो कितना वर्ड में होना चाहिए? 50 वर्ड में। तो कुल मिला के क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि आप विराट या अद्विका हैं, हेड बॉय या तो हेड गर्ल हैं, SS+2 हाई स्कूल सिली के। आपका स्कूल एक टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ के लिए? नेत्रहाट के लिए। तो आपको एक नोटिस लिखना, स्टूडेंट को इन्वाइट करना है कि जो लोग टूर में जाने के लिए क्या है? इच्छुक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखे? SS+2 हाई स्कूल। फिर हम लोग क्या लिखे? नोटिस। इसके बाद क्या मेंशन किए? डेट। डेट के बाद टॉपिक। टॉपिक क्या है? एजुकेशनल टूर, या तो लिख सकते हैं टूर टू नेत्रहाट। इसके बाद देखो यहां से हम लोग लिखे, यहां से हम लोग लिखे यू विल बी ग्लैड टू नो दैट योर स्कूल इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू नेत्रहाट बिफोर समर वेकेशन फॉर द स्टूडेंट ऑफ 11th एंड 12th। कह कि आपको यह जानकर खुशी हो रही होगी कि आपका स्कूल प्लानिंग कर रहा है, क्या ऑर्गेनाइज करने को लेकर? एक एजुकेशनल टूर। कहाँ के लिए? नेत्रहाट के लिए। कब? समर वेकेशन से पहले। किसके लिए? तो क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए। डेट भी डाल देना, कब से कब तक? तो फ्रॉम 20 to 24 फरवरी। आगे लिखे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मस्ट डिपोजिट ₹1000 पर हेड। कह रहा कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो कम से कम कितना जमा कर दें? 1000 रुपये पर हेड, मतलब पर कैंडिडेट। कब तक? 10 जनवरी 2024 तक। कब तक जमा करना है? 10 जनवरी 2024 तक। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जा रहे हैं टूर कब? 20 तारीख से। तो पैसा तो पहले जमा करना है। द स्कूल विल बियर 50% ऑफ ट्रैवलिंग एंड बोर्डिंग एक्सपेंसेज। कि स्कूल जो है वो 50% आपके जो ट्रैवलिंग पे खर्च आएगी, बोर्डिंग पे जो खर्च आएगी, उसका 50% कौन बियर करेगा, कौन वहन करेगा? स्कूल करेगा। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें किनके पास? जो अंडरसाइंड है, दैट मीन्स विराट, जो कि हेड बॉय है क्लास 12th के। इसके बाद आपको जो है पूरा इसको बॉक्स में पैक कर देना है। आपको जो है पूरा एक क्या करना है? यहाँ से एक बॉक्स में पैक कर देना है। आप जो है यहाँ से एकदम पूरा बॉक्स में आपको क्या कर देना है? पैक कर देना है। अच्छा से कर लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यू आर डेविड या डोरथी। आप डेविड या क्या है? डोरथी। द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल क्लब ऑफ संत फ्रांसिस स्कूल खलारी। आप सेक्रेटरी हैं कल्चरल क्लब के, किस स्कूल के? संत फ्रांसिस स्कूल खलारी के। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम फॉर अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। करा कि आपको एक नोटिस लिखना है, कहाँ पे? स्कूल के नोटिस बोर्ड पे, और स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना है कि वो अपना नाम दें। किसके लिए? फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के लिए। कितना वर्ड में लिखना है? 50 वर्ड में। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए जो है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए जो है स्टूडेंट्स को इनवाइट करना कि वो अपना नाम दे। तो कैसे लिखेंगे? आते हैं हम लोग टॉपिक पे। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ चुका है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले स्कूल या कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, और आपको हम सिखाए भी है कि नोटिस में जो है सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल या इंस्टीट्यूशंस होता है। तो सबसे पहले स्कूल्स या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा उसको लिखना है, फिर नोटिस लिखना है, डेट मेंशन करना है, और इसके बाद किस पे लिखना वो लिखना है। तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन। अब देखिए यहाँ पे लिखे
You will be glad to know that the cultural club of our school is going to organize a fancy dress competition for the student of 11th and 12th। कह रहा कि आपको यह जानकर खुशी हो रही होगी कि आपका स्कूल का जो कल्चरल क्लब है वो क्या ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहा है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। किसके लिए? क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए। किसके लिए? क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए। कब? 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी 2024 को। तो कह रहा है कहाँ पे होगा? इन द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम हॉल में होगा। कितना बजे से? 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो कह रहा है कि दो स्टूडेंट हु विलिंग टू पार्टिसिपेट मैं सेंड देयर नेम्स टू दी अंडरसाइंड। वैसे स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक हैं वो अपना नाम भेजे। किनके पास? जो नीचे साइन किया हुआ। तो नीचे क्या साइन किया हुआ? अब लड़का तो लड़का का नाम लिखेगा, डेविड, सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल क्लब। तो कुल मिला के हम लिखें कि आपको यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, आपको यह जानकर खुशी हो रही होगी कि द कल्चरल क्लब ऑफ आवर स्कूल, कि हमारे स्कूल का जो कल्चरल क्लब है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहा है क्या? फैंसी ड्रेस कंपटीशन। किसके लिए? क्लास 11th एंड 12th के लिए। तो मेंशन करना है कितना तारीख को। तो जब भी डेट लिखेंगे तो वहां पे प्रीपोजिशन ऑन यूज करना है। ऑन 10 जनवरी 2024। कहाँ पे होगा प्रोग्राम? स्कूल ऑडिटोरियम हॉल में। कितना बजे से होगा? तो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक होगा। तो कह रहा है कि वैसे स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक है वो अपना नाम भेजे। किनके पास? जो नाम नीचे साइन किया हुआ है। तो ये हमारा दोनों नोटिस कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, कह रहा कि यू आर तरुण या तरुणा, आप तरुण या तरुणा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द एक्सप्रेस। आपको एक लेटर लिखना है। किसके पास? द एडिटर के एक्सप्रेस के एडिटर के पास। कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर विलेज। और कंप्लेन करना कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन किसमें? इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई में। कहाँ पे? आपके एरिया में। दैट मीन्स आपके एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो रहा है वो उसमें फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन होती है, मतलब कभी आती है बिजली तो कभी जाती है, तो उसके बारे में कंप्लेन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बताए थे कि जो भी चीज लिखा हुआ रहेगा लेटर में, जो है जो भी चीज मेंशन रहेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर गली का नाम दिया है, इसमें तो गली का नाम नहीं दिया है तो आप लिख सकते हैं गली का नाम S114 न्यू कॉलोनी हजारीबाग। मतलब हम अपना जो भी गांव का नाम होगा उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे जहां से हम लेटर को लिख रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे? डेट को मेंशन करना है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं सेंडर एड्रेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंडर एड्रेस। ये डेट मेंशन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, और इसको बोलते हैं हम लोग रिसीवर एड्रेस। ये पूरा हमारा द एडिटर जो है जिसके पास लिख रहे हैं ये क्या हो गया? रिसीवर एड्रेस। उसके बाद हम लोग क्या मेंशन करते हैं? सब्जेक्ट। क्या मेंशन हो जाएगा? सब्जेक्ट मेंशन हो जाएगा। तो हम लोग सब्जेक्ट को लिख लेंगे। सब्जेक्ट को लिखने के बाद जो है फिर आ जाएंगे हम लोग क्या? इसके मेन कंटेंट पे। क्या लिखें? थ्रू दी कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, आपके स्टीम न्यूज़पेपर के कॉलम्स के माध्यम से। स्टीम का मतलब मुख्य, आपके मुख्य समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से। आई वांट टू हाईलाइट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन न्यू कॉलोनी हजारीबाग। कह रहा कि हम न्यू कॉलोनी हजारीबाग में बिजली की आपूर्ति में जो लगातार खराबी हो रही है उसको उजागर करना चाह रहे हैं। आई होप दिस लेटर विल अवेकन द कंसर्न ऑथोरिटीज फ्रॉम देयर स्लम्बर। मैं आशा करता हूं कि ये जो लेटर है इनसे संबंधित अधिकारियों को नींद से क्या करेगा? जगा देगा। द रेसिडेंट्स ऑफ न्यू कॉलोनी आर इन अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, कि जो रेसिडेंट्स है न्यू कॉलोनी के वो कैसे सिचुएशन में? प्रॉब्लम में एकदम है। ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसके वजह से? इलेक्ट्रिसिटी के फ्रीक्वेंट के करने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी आने और जाने की वजह से। आगे, इन समर, गर्मियों में, व्हेन द मर्करी शूट्स अप टू 46 डिग्री सेल्सियस, कह गर्मियों में जब पारा जो है 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। द हेल्पलेस रेसिडेंट्स स्पेंड स्लीपलेस नाइट, तो जितने भी हेल्पलेस रेसिडेंट्स हैं उनकी जो नींद है वो क्या जाती है? खत्म हो जाती है। मतलब दैट मीन्स जो है वो सो नहीं पाते हैं। देयर हैव बीन मैनी थेफ्ट इन दिस एरिया, और इस एरिया में जो है काफी चोरियां हो चुकी हैं। द लो वोल्टेज हैज बीन अ रेगुलर प्रॉब्लम, और लो वोल्टेज क्या है? रेगुलर का प्रॉब्लम है। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, आवर रेफ्रिजरेटर वाज बर्न्ट ड्यू टू सडन राइज इन द वोल्टेज। कह कि पिछले सप्ताह जो है हमारा रेफ्रिजरेटर जल गया था। किसके वजह से? अचानक से वोल्टेज बढ़ने की वजह से। द वर्स्ट सफर आर द स्टूडेंट, सबसे खराब दौर से अगर कोई गुजर रहा है तो कौन? सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ है
तो वो किनको हुआ, स्टूडेंट को हुआ। दे हैव टू स्टडी इन कैंडल लाइट एट नाइट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डे, चूंकि परीक्षा के दिनों में जो है उन्हें रात में मोमबत्ती के लाइट में जो है पढ़ाई करनी पड़ती है। आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन कॉज ग्रेट इनकन्वीनियंस, जो फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन है, जो बिजली बार बार आती है और जाती है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, इनकन्वीनियंस होती है। इनकन्वीनियंस का मतलब असुविधा होती है। अ डेलीगेशन ऑफ द रेसिडेंट्स मैट द मिनिस्टर इन दिस मैटर, और करा कि एक डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब एक प्रतिनिधि जो है, यहाँ का जो रेसिडेंट का जो एक डेलीगेशन था वो इस मैटर में किससे मिला, मिनिस्टर से मिला। ही assured them a regular supply of electricity in this area, और उन्होंने एश्योर किया, एश्योर मतलब भरोसा दिलाया कि जो है इस क्षेत्र में रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किया जाएगा। We hope DVC will make provision for the regular and uninterrupted power supply to the residents of new colony in future, करा कि हमें उम्मीद है कि डीवीसी जो है भविष्य में हमारे जो न्यू कॉलोनी है, भविष्य में जो न्यू कॉलोनी के रेसिडेंट्स को जो है एकदम रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है नियमित, और बिना बाधित के, यूनिटरप्टेड का मतलब बिना बाधित के जो है पावर सप्लाई करेगी। यह ट्रूली आपका विश्वासी तरुण। तो ये आपका हो गया। अब देखिए आर्टिकल लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आर्टिकल पे है, तो आर्टिकल भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। आर्टिकल किस पे लिखना है, वुमेन एम्पावरमेंट पे, नारी सशक्तिकरण पे। तो वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, दैट मीन्स जितना आज मेल को अधिकार है उतना हम लोग को वुमेन को भी अधिकार देना चाहिए। चूंकि आज बहुत सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि वुमेन को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पाता है। अभी तो वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन पहले ऐसी थी। तो अभी भी कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वुमेन को जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे आर्टिकल। तो आर्टिकल का टॉपिक हमारा है वुमेन एम्पावरमेंट। तो देखिए सबसे पहले आप टाइटल इसका डालिएगा। टाइटल डालने के बाद जो है जो आर्टिकल को लिख रहे हैं उनका नाम मेंशन करना है। नाम मेंशन करने के बाद अब इतना होने के बाद जो है आर्टिकल का एक छोटा सा जिस पे लिखना है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। जैसे देखिए चूंकि वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखना है तो लिखें वुमेन एम्पावरमेंट इज व्हेन वुमेन हैव द फ्रीडम एंड चॉइस टू मेक देयर ऑन डिसीजंस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम। कह कि वुमेन एम्पावरमेंट तब होता है जब महिलाओं को जो है उनके निर्णय लेने की क्षमता जो है उसको ये दे दी जाती है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। वुमेन हैव सफर्ड थ्रू डिकेड्स बिकॉज दे डिडंट हैव एनी राइट। कह कि वुमेन्स जो है वो कई दशकों से पीड़ित हैं चूंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड एसेंशियल थिंग दैट एवरीवन शुड सपोर्ट। कह कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वन ऑफ द क्या है, मोस्ट क्रिटिकल और एसेंशियल थिंग है, जरूरी चीज़ है जो सभी को सपोर्ट करना चाहिए। वुमेन वर मेड अवेयर ऑफ देयर राइट। वुमेन्स को जो है उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना चाहिए। अलॉन्ग विद देयर राइट्स, उनके राइट के साथ साथ वुमेन वर टॉट हाउ टू सेल्फ इंडिपेंडेंट इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स। वुमेन को जो है उनके अधिकारों के साथ साथ ये भी सिखाना चाहिए कि वो सभी पहलुओं पे जो है कैसे इंडिपेंडेंट बने, कैसे आत्मनिर्भर बने। They were taught how to create a space for them where they can grow and become the people they want to be। करा कि उन्हें ये भी सिखाना चाहिए कि वो जो है कैसे, अगर देखे तो वो कैसे जो है लोगों के बीच जो एक जगह बना पाए और कैसे वो ग्रो कर पाए, जो वो चाहते वो बन पाए। इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया एक कंट्री है, इंडिया एक ऐसा देश है दैट लैक्स वुमेन एम्पावरमेंट, जहाँ पे अगर बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट की कमी है। इंडिया एक ऐसी देश है जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की कमी है। द गर्ल्स इन इंडिया डोंट गेट एक्सेस टू हायर एजुकेशन। कह जो इंडिया में जो गर्ल्स हैं उनको हायर एजुकेशन नहीं मिल पाती है। इंस्टेड ऑफ गर्ल्स आर मैरिड ऑफ एट अ यंग एज। एजुकेशन के बजाय जो उनका मैरिज बहुत ही कम एज में कर दिया जाता है। चाइल्ड मैरिज इज प्रिवलेंट इन कंट्री। और अगर देखा जाए तो चाइल्ड मैरिज जो है इंडिया में क्या है, प्रिवलेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। द वुमेन कैन नॉट परस्यू अ करियर ऑफ देयर ऑन बिकॉज दे डोंट हैव एन एजुकेशन। कह रहा कि वुमेन जो है अपना करियर नहीं बना सकती क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है। इन एंशिएंट टाइम वुमेन वर ट्रीटेड वेरी बैडली बाय फैमिली एंड सोसाइटी। कह रहा कि एंशिएंट टाइम में देखे तो वुमेन्स लोग को जो है काफ़ी बैडली ट्रीट किया जाता था, किसके द्वारा,
फैमिली और सोसाइटी के द्वारा। दे वर नॉट गिवन एजुकेशन, उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती थी। एंड वर ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू डूइंग हाउस होल्ड टास्क, और उन्हें जो है घर के कामकाज तक ही सीमित रखा जाता था। एम्पावरिंग वुमेन इज टू ब्रिंग इक्वालिटी इन द सोशल ऑर्डर इन विच मैन एंड वुमेन आर बोथ इक्वल इन ऑल एरियाज। करा कि अगर देखें तो महिलाओं को सशक्त बनाने का अर्थ हो गया कि उस सभी व्यवस्था में समानता लाना, ठीक ना, उन सभी व्यवस्था में क्या करना, समानता लाना। फॉर अ कंट्री टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, और एक कंट्री के ब्राइट फ्यूचर के लिए वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है। क्योंकि बोला जाता है ना कि अगर एक महिला शिक्षित है तो वो पूरी फैमिली को शिक्षित करती है। सो इन ऑर्डर फॉर द कंट्री टू डेवलप वुमेन मस्ट बी गिवन इक्वल स्टेटस एज अ मैन। और इसी वजह से जो अगर अपने कंट्री को डेवलप करना है तो वुमेन को इक्वल स्टेटस देना चाहिए। किसके इक्वल, मैन के इक्वल। तो ये हमारा हो गया वुमेन एम्पावरमेंट पे। अब जो है हम लोग अगला करने वाले हैं किस पे, क्लाइमेट चेंज पे। तो आर्टिकल हमारा टॉपिक है, देखिए आर्टिकल में क्या है, क्लाइमेट चेंज। क्या है, क्लाइमेट चेंज पे लिखना है। तो क्लाइमेट चेंज पे तो आर्टिकल के बाद हम लोग नाम लिखें, इसके बाद देखिए टॉपिक हम लोग क्लाइमेट चेंज पे था तो इसके बारे में लिखना है। क्लाइमेट चेंज इज आवर प्लेनेट ग्रेटेस्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। तो अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज जो है ये हमारे, क्लाइमेट चेंज जो है हमारे ग्रह के अस्तित्व के लिए जो सबसे बड़ा क्या है, खतरा है। दिस हैपेंस ड्यू टू मैनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर है। द क्लाइमेटिक चेंजेस आर हैविंग वेरियस इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। और क्लाइमेट जो चेंजेस है, क्लाइमेटिक जो चेंजेस है इसका जो है प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इकोलॉजी पे और इकोसिस्टम पे। ड्यू टू दिस चेंज, और इस चेंज की वजह से अ नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट। और इसके वजह से जो है, इस क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से बहुत सारे जो स्पीसीज हैं, प्लांट है, एनिमल्स हैं, ये सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं, दैट मीन्स विलुप्त हो गए। द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, और अर्थ के सरफेस के वार्म होने की वजह से कॉजेज मैनी, ठीक ना, द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कॉजेज, करा कि जो अर्थ सरफेस जो वार्मिंग हो रहा है इससे क्या हो रही है कि अगर देखा जाए तो इससे हमारा जो है ओजोन लेयर, कॉजेज ओजोन डेप्लेक्शन, क्या हो रही है, सबसे पहले ओजोन डेप्लेक्शन, ओजोन परत क्षय हो रही है। फिर आगे मेंशंस किया जा रहा है अफेक्ट आवर एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर पर प्रभाव पड़ रहा है। वाटर सप्लाई, ड्रॉट, फ्लड और बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। करा कि द वर्ल्ड इज नाउ मोर देन 1.1 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन इट वाज इन दी लेट 19th सेंचुरी। करा कि अगर देखा जाए तो अब जो है 19th सेंचुरी के अंत की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा जो यहाँ का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। आगे फिर बोला जा रहा है कि दिस रिसेंट क्लाइमेटिक चेंज हैज़ बीन कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी। करा कि ये जो रिसेंट में क्लाइमेटिक चेंज हुआ है ये किसके वजह से हुआ है, ह्यूमन के एक्टिविटी की वजह से। मैनली डिफॉरेस्टेशन, मैनली किसके वजह से, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन का मतलब था वनों की कटाई। यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का मतलब जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के यूज करने से। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन, और किसके वजह से, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ है। ऑल दिस थिंग्स डैमेज द क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम वेरी बैडली। कह रहा है ये सारा चीज़ जो डिफॉरेस्टेशन है, फॉसिल फ्यूल का यूज़ है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है और डिफरेंट टाइप का जो पॉल्यूशन है, ये सारे की वजह से जो है ये हमारे इकोसिस्टम को काफ़ी बैडली क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। दिस क्लाइमेटिक चेंजेस हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, और इस तरह के क्लाइमेटिक चेंजेस से जो है हमारे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। द ओशन लेवल इज राइजिंग, कह कि समुद्र का जो जलस्तर है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ग्लेशियर पिघल रहा है। CO2 इज इन द एयर इज इंक्रीजिंग, CO2 एयर में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर डिक्लाइन, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्या हो रहे हैं, क्षय हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। एंड वाटर लाइफ इज ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, और वाटर लाइफ भी जो है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, किसके वजह से, क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से।
Since the start of the industrial revolution, when humans started burning large amount of fossil fuel, the amount of CO2 in the atmosphere has risen about 50%। और बोला जा रहा है कि अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तब से जो है मनुष्य बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज़ करना शुरू किया है, जिससे वातावरण में जो CO2 की मात्रा लगभग कितना 50% बढ़ गई है। फिर आगे बोला जा रहा है, इफ़ यू डू नॉट डू एनीथिंग and things continue go on like right now, then a day in future will come when animals and other species will become extinct from the surface of the earth। करा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में एक दिन ऐसा भी आएगा जब पृथ्वी की सतह से जानवर और जो अन्य भी टाइप के स्पीसीज है वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। बट इंस्टेड ऑफ नेग्लेक्टिंग दिस प्रॉब्लम्स वी स्टार्ट एक्टिंग ऑन देम, वी कैन सेव द अर्थ एंड आवर फ्यूचर। करा कि अगर इन समस्याओं को नज़रअंदाज करने के बजाय उन पे काम करना शुरू कर दें तो पृथ्वी को जो है हम अपने भविष्य हम पृथ्वी और अपने भविष्य को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हम लोग का क्वेश्चन है रिपोर्ट का। देखिए रिपोर्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि द इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइज अ वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम इन द स्कूल कैंपस, कि आपके स्कूल के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ने क्या ऑर्गेनाइज किया, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम। तो राइट अ रिपोर्ट इन 80 to 100 वर्ड्स फॉर द स्कूल मैगजीन। तो आपको रिपोर्ट लिखना है कितना, 80 से 100 वर्ड में, किसके लिए, स्कूल मैगजीन के लिए। तो डिस्क्राइबिंग द इवेंट, आपको इस इवेंट के बारे में डिस्क्राइब करना है। शाइन एज मुकुल या मानसी ऑफ जिला +2 हाई स्कूल रांची, और साइन करना कि आप मुकुल या मानसी हैं कहाँ के, जिला +2 हाई स्कूल रांची की। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखें, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम, इसके बाद स्कूल का नाम मेंशन किए, इसके बाद डेट डालें, उसके बाद क्या लिख दिए, अ रिपोर्ट बाय सत्यम। यहाँ तक लिखें, आगे चलते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए द इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइज अ वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम इन द स्कूल कैंपस ऑन 1 जनवरी 2024। तो कह रहा कि इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब जो है आपके स्कूल का, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया क्या, एक वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम, कहाँ पे, स्कूल कैंपस में, कब, 1 जनवरी 2024 को। देयर वर 100 स्टूडेंट्स एंड 10 फैकल्टी मेंबर पार्टिसिपेटेड फॉर द अवेयरनेस प्रोग्राम। कह रहा कि लगभग इस अवेयरनेस प्रोग्राम में जो है 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट्स जो है और 10 फैकल्टी मेंबर पार्टिसिपेट किए। द स्पीकर ऑफ द अवेयरनेस प्रोग्राम वाज SK शर्मा। कह कि जो स्पीकर थे अवेयरनेस प्रोग्राम के वो कौन थे, SK शर्मा थे। द स्पीकर इलेबोरेटेड अबाउट द इलेक्टोरल राइट्स एंड अवेयर देम विथ इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वोटिंग। और इसके बाद जो है वो जो स्पीकर थे उन्होंने चुनावी अधिकार के बारे में विस्तार से बताया, और आखिर कैसे उसमें हम लोग नाम वगैरह रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वोटिंग दे सकते हैं, ये सारा कुछ बताया। He explained how a single vote can change the fate of the country। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उनका एक वोट जो है देश की किस्मत को बदल सकता है। Therefore, it is mandatory for us to use our valuable vote for the right candidate। और इसीलिए जो हमें अपने वैल्यूबल बहुमूल्य वोट का जो प्रयोग है राइट कैंडिडेट के लिए करना चाहिए, जो सही कैंडिडेट है उसके लिए करना चाहिए। आवर वोट डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। और हमारा वोट ही डिसाइड करता है हमारे देश की भविष्य के लिए कि हम किसे वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि अगला वो 5 साल के लिए जो काम करेगा, जिसको हम चुन रहे हैं, किसको चुन रहे हैं। स्टूडेंट्स पुट देयर क्वेरीज related to how to change the address and voter identity card if they migrated from one state to other part of India। और स्टूडेंट्स ने जो है क्वेरीज किया, कुछ जो रिलेटेड क्वेरीज था वो किया कि कैसे हम लोग जो है अगर एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट होते हैं, एक स्टेट से दूसरे पार्ट में अगर चल जाते हैं, तो कैसे फिर हम लोग जो है अपने वोटर आइडेंटिटी कार्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसमें एड्रेस वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आस्क किया, पूछा। द प्रोग्राम वाज अ बिग सक्सेस, प्रोग्राम काफ़ी सक्सेस हुआ। द प्रोग्राम वुड गो अ लॉन्ग वे टू क्रिएट अवेयरनेस टुवर्ड्स इट्स अमंग स्टूडेंट। इट वाज रियली अ ग्रैंड ओकेजन। और वो जो प्रोग्राम था वो काफ़ी हद तक जो है स्टूडेंट्स के बीच अवेयर करने में, जागरूकता फैलाने में सफल हो पाया। और रियली में ये काफ़ी
ग्रांड ओकेजन था, काफी भारी ओकेजन था। अब देखिए बुक के क्वेश्चन आंसर क्या है। सबसे पहले, व्हाट हैपेंड टू विलियम डगलस एट YMCA व्हेन ही वाज 11 ईयर्स ओल्ड। करा कि विलियम डगलस के साथ क्या हुआ, कहाँ पे, YMCA स्विमिंग पूल पे, जब वो कितने साल के थे, 11 साल के थे। तो कहानी में हम लोग पढ़े कि जब वो 11 साल के थे तो उनको एक दिन जब वो स्विमिंग पूल पे जाते तो कोई लड़का जो है उसको उठा के पानी में फेंक देता है और बाल बाल वो डूबने से बच जाते हैं। विलियम डगलस वाज 11 ईयर्स ओल्ड। विलियम डगलस उसमें कितने साल के थे, 11 साल के थे। ही वेंट टू अ स्विमिंग पूल टू लर्न हाउ टू स्विम। तो एक स्विमिंग पूल पे जो है वो स्विमिंग सीखने के लिए गए। ही फियर टू गो अलोन इन वाटर। और पानी में अकेले जाने से उन्हें डर लगता था। देन केम 18 ईयर्स बिग बुली ऑफ बॉय। तभी 18 साल का जो है एक बिग बुली बॉय आता है। ही पिक्ड अप एंड टॉस हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। और वो उसे उठाता है और जहां पे पानी, गहरा पानी था, वहां पे क्या करता है, फेंक दिया। ही सैलोड वाटर। विलियम डगलस वाटर को सैलो करके, सैलो मतलब निकल गए। फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रेथ एंड ऑलमोस्ट ड्रॉन। और सांस लेने में भी जो है उसको दिक्कत हो गया और लगभग डूब ही गया था। ही मैड 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू जंप आउट ऑफ द वाटर। और वो 3 बार अनसक्सेसफुल, 3 बार जो है अनसक्सेसफुल वो अटेम्प्ट करते हैं ताकि वो पानी से बाहर आ जाए। ही वुड हैव ड्रॉन इफ समवन हैड नॉट ब्रॉट हिम आउट ऑफ द वाटर। वो अगर कोई उसे पानी से बाहर नहीं निकाला होता तो लगभग वो डूब ही जाता। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड ML पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस। ML जो है उस दिन अपना स्पेशल ड्रेस क्यों पहनी थी। तो क्वेश्चन था, व्हाई डिड ML पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस। ML अपने स्पेशल ड्रेस को क्यों पहनी थी। तो रीजन था, हम पढ़े थे ना कि इन द ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने अपने बेस्ट ड्रेस को या स्पेशल ड्रेस को या संडे क्लॉथ्स को या फाइन क्लॉथ्स को पहनी हुई थी। तो ML वाज अ फ्रेंच टीचर। ML कैसे टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। एंड दैट डे वाज गोइंग टू बी हिज लास्ट फ्रेंच लेसन एट द स्कूल। और उस दिन जो है वो फ्रेंच में उनका अंतिम लेसन होने वाला था। देयरफॉर इन द ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, और इसीलिए लास्ट लेसन के सम्मान में, वेयर ही स्पेंट 40 ईयर्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे वो अपने जिंदगी के 40 साल बिताए थे, ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ टू मार्क दिस स्पेशल ओकेजन। और इसलिए जो है वो इस दिन को जो स्पेशल ओकेजन में चेंज करने के लिए फाइन क्लॉथ्स को पहनी थी। ही यूजुअली वॉर दिस ड्रेस ऑन इंस्पेक्शन प्राइजेज और संडे। करा कि वो यूजुअली जो है इस ड्रेस को पहनते थे कब, इंस्पेक्शन वाला डे, प्राइज वाला डे, या तो फिर संडे को। एवरीबडी वॉज सैड टू नो दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। और सभी लोग इस बात को जानकर दुखी थे कि वे लोग जो है स्कूल नहीं जा पाए थे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू दी पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई। क्या जो पार्टिंग वर्ड था, मतलब जो उनके अंतिम शब्द थे, क्या, सी यू सून अम्मा। तो ये पोएट ऐसा क्यों बोलती है और उसका स्माइल क्या सिग्निफाई करता है। वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड स्माइल सिग्निफाई दैट शी इज नॉट होपफुल टू सी हर अम्मा अगेन। कह कि जो पार्टिंग वर्ड है और स्माइल जो ये सिग्निफाई करती है कि उसके अंदर एकदम उम्मीद नहीं कि अपनी अम्मा से फिर से मिल पाएगी। शी डज नॉट वांट टू शो हर सैड फीलिंग इमोशंस टू हर मदर। और वो एकदम नहीं चाहती कि वो अपना सैड फीलिंग जो है और इमोशंस अपनी माँ को दिखाए। एंड विशेस टू सी यू सून अम्मा। और विश करती है कि माँ आपसे हम जल्द ही मिलेंगे। सी कंसोल्स हर मदर टू मीट हर अगेन। और वो अपनी माँ को जो कंसोल्स करती, कंसोल्स का मतलब सांत्वना देती है कि वो अपनी माँ से क्या करेगी, जल्द ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड चार्ली क्लेम फॉर द थर्ड लेवल। चार्ली जो है थर्ड लेवल के लिए क्लेम क्या करते हैं। तो चार्ली क्लेम्स दैट द थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली क्लेम करता है कि थर्ड लेवल कहाँ पे, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे। अ प्लेस ऑफ 1894। वो कैसा प्लेस था, 1894 वाला। मतलब जब वो थर्ड लेवल पे गया तो उसको लगा कि 1894 का वर्ल्ड है। ही सॉ द न्यूज़पेपर दी वर्ल्ड। और वहाँ पे एक न्यूज़पेपर को देखते हैं, कौन, दी वर्ल्ड। इट वॉज प्रिंटेड इन 1894। जो वो प्रिंटेड था, बुक में हम लोग पढ़े हैं कि 11 जून 1894 का प्रिंटेड था। ही सॉ रूम ऑन द थर्ड लेवल वर स्मॉलर देन दैट ऑफ द सेकंड लेवल। और सेकंड लेवल पे जो रूम थे उससे वो पाता कि उससे भी रूम वहाँ पे थर्ड लेवल पे छोटे थे। द पीपल वर वेयरिंग ओल्ड फैशन ड्रेस।
और वहाँ के जो लोग थे वो कैसे ड्रेस पहने थे, पुराने जमाने के डर्बी हैट्स, 4 बटन सूट्स पहने थे। दे हैड सो मैनी बियर्ड्स, सैड बन्स एंड फैंसी मुस्टक, और उनकी दाढ़ियाँ और मुस्टक जो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ मुझे वो कभी नहीं दिखे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट्स, विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, एंड द इंफॉर्मेशन बोथ इन दिस सेंटर वाज मेड ऑफ वुड एंड आर लुकिंग, और साथ ही बोला जा रहा है कि टिकट खिड़कियां जो है और ट्रेन जो है वहाँ पे बहुत कम ही थी, ट्रेन गेट्स वगैरह ये सब बहुत कम ही थी। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन बूथ जो था सेंटर का वो किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, साथ ही पुराना भी दिख रहा था। देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स एंड ब्रास स्पिटोन्स ऑन द फ्लोर, और वहाँ पे जो फ्लोर पे जो है वो जो ओपन फ्लेम गैस लाइट होती है और जो ब्रास का स्पिटोन्स, ब्रास का जो पीतल का थूकदान होता है वो सारे फ्लोर पे थे। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है वाई डू द रूरल पीपल मैक रोड साइड स्टैंड, कह रहा जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं वो रोड के किनारे स्टैंड क्यों बनाते हैं। तो बनाने के पीछे रीजन वो भी चाहते हैं कि शहरी पैसा कुछ मेरे पास आ जाए, जो शहरी लोग हैं वो हमसे भी कुछ जो हम सामानों को बेच रहे हैं उसे परचेज कर लें, जैसे वाइल्ड बेरी बेच रहा है तो ये सब जो भी वो सामानों को बेच रहे हैं वो परचेज कर लें। तो कह रहा कि द मैन हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड प्लीडेड पैथेटिकली फॉर सम कस्टमर, कह रहा कि वैसे लोग जो रोड के किनारे स्टैंड लगाए वो अपने कुछ ग्राहकों के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं, एकदम दयापूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं। दे वांटेड टू अर्न मनी और कैश फ्रॉम देम, वो चाहते हैं कि उनसे जो कुछ पैसा कमाए या कैश उनके हाथों में आ जाए। दे विश द सिटी फॉल्क वुड स्टॉप देयर, वो लोग ऐसा कामना करते हैं कि सिटी के जो फॉल्क है, लोग हैं, वहाँ पे रुके एंड बाय समथिंग फ्रॉम देम, और उनसे कुछ खरीदें, सो दैट दे कुड अर्न सम मनी, ताकि वो कुछ पैसा कमा सके, टू मेक देयर लाइफ्स बेटर, और अपनी ज़िंदगी को जो है थोड़ा बेहतर बना पाए। इट वॉज द इंटेंशन विद विच द रोड साइड स्टैंड वॉज सेटअप, और इसी इंटेंशन को लेकर कि वो भी कुछ सारी पैसा उनके हाथों में आ जाए, वो भी अपने लाइफ को बेटर जिए, और इसी इंटेंशन को लेकर जो है वो रोड के किनारे अपने स्टैंड को जो है सेटअप करते हैं। इन व्हाट कंडीशंस डू द बेंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद लिव, कह रहा कि किस कंडीशन में जो है बेंगल्स मेकर जो है कहाँ के, फिरोजाबाद के वो रहते हैं, काफी दयनीय स्थिति में रहते हैं, हम लोग पढ़े भी हैं। वाई कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और इस गरीबी से वो बाहर क्यों नहीं आ पाते हैं, क्यों नहीं आ सकते, क्या रीजन है, तो देखते हैं। द बेंगल्स मेकर फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन द फिरोजाबाद, बेंगल्स मेकर जो फिरोजाबाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। दे हैव टू वर्क इन डिंजी सेल्स, उन्हें डिंजी सेल्स में काम करना पड़ता है। डिंजी सेल्स का मतलब हो गया अंधेरी कोठरियों में काम करना पड़ता है, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना एयर और लाइट के। इन द हाई टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द बेंगल्स इज इंजूरियस टू आइज, और जो हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, फर्नेस में जो हाई टेम्परेचर में वो काम करते हैं, और जो डस्ट उड़ता है पॉलिशिंग करने से, किसके पॉलिशिंग करने से, बेंगल्स के पॉलिशिंग करने से, ये उनके आंखों के लिए काफ़ी इंजूरियस होती है। दे ऑफन लूज देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, और अडल्ट होने से पहले जो है अपनी आंखों की चमक को क्या करते हैं, खो देते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी जो आंखें हैं वो जो है लाइट के अपेक्षा डार्क में ज़्यादा एडजस्ट करती है। फिर आगे बोला कि बेंगल्स मेकर फेलॉन इन द वेव ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉटेशंस, बेंगल्स मेकर जो है वो वेव ऑफ पॉवर्टी मतलब एक गरीबी के जाल में, और साथ ही साथ जो है वो शोषण में जाके फंस गए हैं। दैट मीन्स ऐसे जाल में फंस गए हैं जहाँ पे जो है उन लोग का शोषण किया जाता है। दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन अ कोऑपरेटिव, और वे लोग जो कोऑपरेटिव को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। मनी लेंडर्स आगे मेंशन किया जा रहा है, मनी लेंडर्स, मिडल मैन एंड इवन द पुलिसमैन एक्सप्लॉइट देम, यहाँ तक कि मनी लेंडर जो है, मिडल मैन जो है, और पुलिसमैन भी उनका शोषण करते हैं। इफ समवन एवर डेयर थिंक अदरवाइज, अगर कुछ अलग कोई करने का सोचता है, ही विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, ही विल बी बिटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, अगर कोई ऐसा अलग करने का साहस भी करता है तो पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है, पीटा जाता है, और कुछ इलीगल करने के जुर्म में जो जेल में डाल दिया जाता है। द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एंड इनजस्टिस नेवर अलाउज देम टू कम आउट ऑफ दिस स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और इस टाइप का जो विशियस सर्कल जो है गरीबी का और इनजस्टिस जो उनके साथ हो रहा है, ये कभी भी अलाउ उन्हें नहीं करता कि उस गरीबी से बाहर आ पाएंगे, और कभी भी वो आ भी नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव हेल्प द अमेरिकन सोल्जर, डॉक्टर सदाव कैसे उस अमेरिकन सोल्जर को हेल्प करते हैं।
डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हाना कैरिड द wounded अमेरिकन सोल्जर इनसाइड देयर हाउस। डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ जो हाना थी वो उस घायल कैदी को कहाँ पे ले गए, अपने घर के अंदर ले गए। हाना हरसेल्फ वॉश हिम, हाना खुद उसे वॉश करती, किससे, गर्म पानी से। द डॉक्टर मेड अ क्लीन एंड प्रिसाइज इंसिजन, और डॉक्टर जो एकदम सटीक चीरा लगाता है। द ब्लेड वाज आउट फ्रॉम द ब्लीडिंग वुंड, और वो जो जिससे ब्लीडिंग हो रहा था उस घाव से जो है ब्लेड को बाहर निकाला गया। ही गैव हिम इंजेक्शन, इसके बाद डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं। एंड दे नस्ट होगा NURSED, यहाँ पे टाइप में थोड़ा इंप्रूव कर लीजिएगा, यहाँ पे होगा NURSED। दे नस्ड एंड लुक्ड आफ्टर हिम टिल ही रिकवर, और वे लोग उनकी सेवा करते हैं और तब तक जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। डॉक्टर सदाव न्यू दैट द wounded अमेरिकन सोल्जर कुड बी अरेस्टेड, और डॉक्टर सदाव इस बात को जानते थे कि वो wounded अमेरिकन सोल्जर जो कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम इन एस्केपिंग, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि उसको जो है भागने में क्या करें, मदद करें। ही गैव हिज प्राइवेट बोट, उसे अपना प्राइवेट बोट देते हैं, फूड देते हैं, क्लॉथ देते हैं, किसको, उस अमेरिकन सोल्जर को। व्हेन ही लेफ्ट हिज हाउस, जब उसके घर को वो छोड़ा। ही एडवाइज टू द सोल्जर टू गो टू नियर बाय आइलैंड, और उस सोल्जर को एडवाइस देते हैं कि नियर बाय आइलैंड चल जाए, वेयर नो वन लिव्ड, जहाँ पे कोई नहीं रहता है। एंड escape फ्रॉम देयर बाय बोर्डिंग अ कोरियन फिशिंग बोट, और इसके बाद जो है वहाँ से कोरियन फिशिंग बोट पे सवार होकर जो है वहाँ से वो निकल जाए। अब इसके बाद डॉक्टर सदाव देन इन्फॉर्म्ड द जनरल दैट दिस सोल्जर हैड एस्केप्ड, उसके बाद डॉक्टर सदाव जो है जनरल को इन्फॉर्म करते हैं कि वो जो है जो कैदी था, जो सोल्जर था, वो क्या हो चुका है, भाग चुका है। तो ये आपका पूरा सब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। अगर आप इसी तरह का ऑब्जेक्टिव पाना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे देखें सारा ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।